हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एनपीओ चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग अपने कुछ और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और इसके अलावा स्टडी मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक दो स्टार पॉइंट्स लिखवाना चाहता हूं, जो वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं लिखवाए, बट मैंने सोचा कि चलो लिखवा देते हैं। हालांकि जब आप इसको लिखोगे तो आपको रियलाइज होगा ये आपको ऑलरेडी दोनों चीजें पता है। ठीक है, तो मुझे पूरा यकीन है आपको चीजें पता होगी, बट फिर भी मैं आपको लिखवा रहा हूं। पहला लिखना सरप्लस ऑब्लिक डेफिसिट फ्रॉम income and expenditure account is transferred to opening capital fund. ओपनिंग कैपिटल फंड। तो क्या मतलब हुआ, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा। जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस या डेफिसिट निकालते हो, उसका आपको क्या करना होता है। तो आप वही है, हमने बोला था लास्ट क्लास में भी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, उसका हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग उठा के ओपनिंग कैपिटल में डाल देते थे, है ना। नेट प्रॉफिट होता था तो ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते थे, और अगर नेट लॉस होता था तो उसको हम ओपनिंग कैपिटल में माइनस करते थे। तो बिल्कुल डिट्टो सेम वे में यहां पे भी वही है। यहां पे जो सरप्लस है, सरप्लस को हम लोग ओपनिंग कैपिटल फंड में, अब देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं ओपनिंग कैपिटल फंड, क्योंकि यहां पे कैपिटल फंड होता है ना कि कैपिटल होता है। इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी। तो जो सरप्लस होगा, यानी जो फायदा एक प्रकार से आप समझ लो, वो हम ओपनिंग कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। और सिमिलरली अगर डेफिसिट होता है यानी नुकसान होता है, तो उसको हम लोग ओपनिंग कैपिटल फंड में माइनस करते हैं, जस्ट लाइक नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, तो वैसे आपको ये चीज पता होगी, मुझे पता है, बट स्टिल मैंने कहा कि चलो आपके साथ एक बार डिस्कस कर ले ताकि आपको चीजें रिकॉल हो जाए। राइट, ओके। सिमिलरली एक और ऐसा पॉइंट जो आपको अच्छे से वैसे पता होगा, बट फिर भी मैं आपको लिखवा रहा हूं। व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट but opening capital fund is not given in question, then we have to first prepare opening balance sheet to calculate opening capital fund as balancing figure। ठीक है जी, तो वैसा आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या लिखा, बट फिर भी बता देता हूं। जब आगे पूरे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको एनपीओ की बैलेंस शीट भी बनानी होती है। आपको उसमें एनपीओ की बैलेंस शीट बनानी होती है, मतलब क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट बनानी होती है। अब जब आपको क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट बनानी है, तो आपको अच्छे से पता है हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड आता है। अब कैपिटल फंड डालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि साल की शुरुआत में कितना कैपिटल फंड है, तभी तो मैं वो कैपिटल फंड लूंगा, सरप्लस डेफिसिट को ऐड या माइनस करूंगा, जो भी चीजें हैं वो सब करके फिर क्लोजिंग कैपिटल फंड को अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालूंगा। ठीक है जी, लेकिन अगर आपके सवाल में वो ओपनिंग कैपिटल फंड आपको नहीं बताता है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करके ओपनिंग कैपिटल फंड पहले फाइंड आउट करना पड़ता है। और वो आप कैसे करते हो, बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट।
और ये काम आप वैसे अपने 12th में भी करते थे। तो आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, और आपको चिंता नहीं करना, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए सारी रेलिवेंट ओपनिंग बैलेंसेस दे होंगे, है ना। ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज चाहिए, जो कि आपको सवाल में मिल जाएगी। तो आप पूरी ओपनिंग बैलेंस शीट बना लोगे, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी हैं वो डाल दोगे, और फिर जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में बैलेंसिंग फिगर आपको मिलेगा, वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल फंड। ठीक है, तो आज करेंगे हम लोग सवाल, तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और याद आ जाएगा कि मैं मतलब बेसिकली में हम क्या करते हैं इसमें। ठीक है जी, तो बस ये 2 पॉइंट्स लिखवाने थे सिंपल से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिए होंगे। अगर आप नोट्स लिखते हैं मेरे साथ साथ तो आप इसको लिख जरूर लेना। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग अपने आगे के कॉन्सेप्ट करना शुरू करते हैं। अब आप अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड आइटम्स। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड आइटम्स। कंज्यूम्ड आइटम्स को हम लोग बेसिकली कंज्यूमेबल्स भी बोलते हैं। तो एक और बहुत छोटा सा सिंपल सा और आपके लिए फेमिलियर कॉन्सेप्ट है, ये 12th का ही कॉन्सेप्ट है, तो लिख लेते हैं और इसको डिस्कस भी कर लेते हैं साथ साथ। तो सबसे पहली बात, कंज्यूम्ड आइटम्स का या कंज्यूमेबल्स का क्या मतलब होता है, पहले मीनिंग लिख लो इसका। कंज्यूमेबल्स, दीज आर those items which are used by NPO for their day-to-day activities and are consumed, used within a short period of time. Examples क्या होते हैं इसके, जैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एटसेट्रा। ठीक है जी, तो कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं, आइटम्स बेसिकली वो कंज्यूम आइटम्स जिसकी हम यहां पे चर्चा करेंगे वो होते क्या, उसका मीनिंग क्या होता है। दीज आर दोज आइटम्स विच आर यूज्ड बाय एनपीओ फॉर देयर डे टू डे एक्टिविटीज। ये तो छोटे मोटे स्टॉक होते हैं, छोटे मोटे एसेट्स होते हैं जो डे टू डे यूज में आते हैं एनपीओ द्वारा, एंड आर कंज्यूम्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब विद इन सेम अकाउंटिंग पीरियड कंज्यूम हो जाते हैं, या एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटे टाइम के अंदर ये कंज्यूम हो जाते हैं, ऐसे आइटम्स को हम बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। इसके एग्जांपल जो आपके मोस्ट कॉमनली आते हैं वो क्या है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो स्टेशनरी है, जैसे अगर मैं बोलूं सपोज यहां से मैं एक पेन उठा लेता हूं, ये पेन है, ये पेन क्या है, ये स्टेशनरी आइटम है। अब आप खुद सोचो, ये जो पेन है, क्या आज अगर मेरे पास ये पेन यूज हो रहा है तो आज से 1 साल बाद भी क्या ये पेन चल रहा होगा? नहीं भाई, 1 साल के अंदर बहुत कम टाइम के अंदर मेरे पेन का रोजमर्रे का काम है, तो यूज करके खत्म हो जाएगा और उसको उठा के मैं फेंक दूंगा, है ना। तो ऐसे आइटम्स, और जैसे अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, हॉस्पिटल के केसेस में जो मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं छोटे मोटे, तो वो क्या है, मेडिसिन यूज हो जाते हैं भाई, पड़े थोड़ी ना रहते, वो यूज हो जाते हैं छोटे पीरियड के टाइम के अंदर, है ना। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्कूल्स वगैरह में जो स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं छोटे मोटे, ये भी यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये ऐसे आइटम्स है जो डे टू डे यूज में आते हैं किसी भी एनपीओ के, और ये जल्दी से जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। ऐसे आइटम्स को हम बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। अब इनका यूज क्या है, इसका काम क्या है, हमको क्यों हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो ये भी लिखते हैं, लिखो मेरे साथ साथ। नेक्स्ट एरो डाल के, सच स्टॉक ऑफ consumables, such stock of consumables
इज एन एसेट फॉर द एनपीओ। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो करंट एसेट। तो ये जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो एनपीओ के लिए क्या होते हैं? ये एनपीओ के लिए होते हैं एसेट्स। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ आइटम्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड is recognized as expense in the income and expenditure account. In the income and expenditure account. तो आप ऐसा समझो जैसे फिक्स्ड एसेट होते हैं। फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर कितने फिक्स्ड एसेट, कितनी कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट हमने यूज कर लिए, यूटिलाइज कर लिए, वो हम निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो फिक्स्ड एसेट क्या है? फिक्स्ड एसेट एसेट होता है किसी भी एंटिटी के लिए। मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सब क्या है? एसेट है। और साल के दौरान जितना भी हमने यूज कर लिया उसको, जितना वो घिस गया, उसकी कॉस्ट हम निकालते हैं बेसिकली, जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं? उसको हम लोग खर्चे की तरह रिकॉर्ड करते हैं। तो बिल्कुल सेम बेसिस पे यहां पे भी वही काम है। जो ये कंज्यूमेबल्स है, जो स्टॉक पड़ा है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये क्या है? ये एक एसेट है एनपीओ के लिए। बस हाँ, ये करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म एसेट है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला हम ऐसा मानते हैं कि यार ये एक साल के अंदर, बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंज्यूम हो जाता है पूरी तरह से। तो ये करंट शॉर्ट टर्म एसेट है, बट है एसेट। और जब ये एसेट है, जितना भी एसेट हम ये कंज्यूम कर ले रहे हैं, जितने भी रुपए के मैं पेन या स्टेशनरी यूज कर ले रहा हूं, इसकी हमें निकालनी पड़ती है कॉस्ट कि भाई हमने कितने कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो कि कितने कॉस्ट ऑफ आइटम्स है जो मैंने साल के दौरान यूज कर लिए, कंज्यूम कर लिए, और वो मुझे निकाल के, वो मेरे लिए क्या है? बेसिकली खर्चा है, वो मेरे लिए खर्चा है। तो उस खर्चे को मुझे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। ये इसका पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो बेसिकली हमें यहां सीखना क्या है? अब मैं अल्टीमेटली हेडिंग में एक बार वापस आऊं। अब हम देख लेते हैं हमें इसमें सीखना क्या है। जो मैंने यहां पे लिखा सेकंड पॉइंट में, कि जो हम कॉस्ट ऑफ आइटम कंज्यूम करते हैं उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देते हैं। हमें ये कॉस्ट निकालनी सीखनी है कि भाई साल के दौरान कितने कॉस्ट का हमने जो सामान है वो कंज्यूम कर दिया, ये हमें यहां पे सीखना है। ठीक है जी। चलो, तो मेन कॉन्सेप्ट में आने से पहले मैं आपको एक स्टार लिखवाना चाहता हूं। तो आप एक स्टार पॉइंट लिख लो। हो सकता है कुछ बच्चों को लिखते हुए हंसी आए, बट आप लिख लेना, स्टार डाल के लिखना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज नॉट इक्वल टू स्पोर्ट्स मटीरियल। लिख लो आप ये। अगर आपको हंसी भी आ रही है लिखते हुए तो भी आप लोग इस बात को लिख लो। मैं क्यों लिखवा रहा हूं ये चीज? क्योंकि पुराने बैचेस में कई बार अक्सर ये डाउट आता है। क्वेश्चन में वो लिखता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बच्चों का दिमाग चलता है स्पोर्ट्स मटेरियल की तरफ, और वो कहते हैं कि सर हम इसको, जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये क्यों नहीं अप्लाई कर ले, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको क्यों नहीं अप्लाई कर ले। क्वेश्चन में दिया होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो भाई आप ध्यान रखो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जब लिखा है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्या मतलब है? भाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके फिक्स्ड एसेट है, ये है फिक्स्ड एसेट, ये लॉन्ग टर्म एसेट है। और स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है? वो है आपका कंज्यूमेबल। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। फिक्स्ड एसेट है जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इसमें हम नॉर्मली अपना डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके खर्चे की तरह चार्ज करते हैं। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कभी आप फ्यूचर में क्वेश्चन में पढ़ो तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन में केयरफुली पढ़ लेना कि वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोल रहा है या स्पोर्ट्स मटेरियल बोल रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग ट्रीटमेंट करना। तो कई बार फॉर सम रीजन बच्चों के दिमाग में डाउट आ जाता है, इसलिए मैंने यहां पे इसको क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है जी, चलो आ जाओ। तो अब अपनी मेन कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं कि भाई हम कॉस्ट निकालते कैसे। तो वापस से लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ आइटम कंज्यूम्ड टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं स्टॉक ऑफ आइटम का। स्टॉक ऑफ आइटम का हम लोग अकाउंट बनाते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के तौर पे ऐसे ही लिख रहा हूं। सपोज हम बना रहे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो इसका आप एक ढांचा बना लो। एक मिनट। नॉर्मली टी शेप्ड अकाउंट बनाना, और इसका हम लोग पूरा फॉर्मेट बनाते हैं कि हमें कैसे अकाउंट बनाना होता है और हमें कैसे कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, चलो आप इसके ब्रैकेट में लिख लो। अब इसके ब्रैकेट में लिख लो, ये है एसेट अकाउंट। दिस इज एन एसेट अकाउंट। तो मैंने आपको क्या बोला? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्या होता है? तो स्टॉक ऑफ जो आइटम होता है वो क्या होता है? वो होता है एसेट। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पे ले लिया। अब क्वेश्चन में जो भी इस तरह का जो कंज्यूमेबल आइटम होगा, हम उसका नाम डाल के उसका अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने उदाहरण के तौर पे ले लिया। तो दिस इज एन एसेट अकाउंट। तो इसको आप लोग जरूर लिख लेना ब्रैकेट में, ताकि आपको याद रहे। चलो, तो अब जब ये एसेट अकाउंट है, इसमें आप कैसे कैसे चीजों को रिकॉर्ड करोगे? तो एसेट का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कहां आता है सर? यहां आता है। तो ओपनिंग बैलेंस हम यहां लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस कहां आता है सर? क्लोजिंग बैलेंस आता है यहां, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है। अच्छा, अगर साल के दौरान मैंने परचेजेस करी है, साल के दौरान मैंने अगर परचेजेस करी है तो वो भी आ जाएगा। तो अगर मैं परचेज कर रहा हूं, स्टॉक को मैं साल के दौरान परचेज कर रहा हूं, तो क्या उससे क्या हो रहा है? मेरा एसेट बढ़ रहा है। मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ने के लिए मैं कहां पे दिखाऊंगा उसको? डेबिट साइड पे दिखाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात, जो परचेज होगी, जो मैं स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक परचेज करूंगा, वो हो सकता है मैं कैश पे करूं परचेज, या हो सकता है मैं उधारी पे परचेज करूं। दोनों भी हो सकते हैं परचेजेस। ठीक है, तो चाहे कैश की परचेज हो, चाहे उधारी की परचेज हो, दोनों भी परचेजेस से मेरी स्टॉक तो बढ़ जाएगा, मेरा एसेट तो बढ़ जाएगा। तो यानी कि दोनों भी तरह की परचेजेस यहां पे हम दिखाएंगे। तो कैसे लिखाओगे आप? अगर कैश में परचेज कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे? टू कैश या बैंक, जो भी है। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में चाहे लिख लो आप लोग, ये क्या है? ये है कैश परचेज। ठीक है जी, कैश परचेज यहां आ गई। सिमिलरली अगर उधारी पे परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग उधारी से परचेज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। जो भी क्रेडिटर है जिससे हम उधारी पे खरीद रहे हैं, तो उसका नाम डाल के हम लोग यहां पे अमाउंट डाल देंगे। तो इसके भी ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं, आप लोग भी लिख लेना, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज। ठीक है जी, बस और कुछ आएगा क्या? बस यही तो चीज हो सकती है। नहीं, एक चीज और हो सकती है। एक चीज और हो सकती है। अगर साल के दौरान, अगर साल के दौरान हम लोग सेल कर देते हैं कोई स्पोर्ट्स मटेरियल को, सेल भी, ये भी तो हो सकता है भाई, अगर हम कुछ स्टॉक खरीद रहे हैं तो हो सकता है कभी हम जरूरत पड़ने पे कुछ स्टॉक बेच भी दे। तो अगर हम बेच रहे तो सेल को हम लोग क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, क्योंकि आप लॉजिकली सोचो, जब हम स्पोर्ट्स मटेरियल के आइटम को सेल कर देंगे, जब हम स्टॉक को सेल करेंगे, तो उससे हमारा एसेट कम हो जाएगा, तो उसको हम दिखा देंगे क्रेडिट साइड पे। तो यहां लिख लो बाय कैश या बैंक, बाय कैश या बैंक। इसमें मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं सेल। सेल। और यहां पे आप जरा केयरफुली लिख लेना, यहां पे आप लिखना बुक वैल्यू। तो ध्यान रखना, यहां पे इस अकाउंट में हम लोग बुक वैल्यू दिखाते हैं। ठीक है, एक्चुअल सेल वैल्यू नहीं दिखाएंगे, बुक वैल्यू की कितनी बुक वैल्यू के स्टॉक को हमने बेचा, वो हम यहां पे दिखाएंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना।
ठीक है, चाहे तो अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर मैं और थोड़ी चर्चा कर लूंगा आपको क्लैरिफाई करने के लिए, बट अभी आप इसको केयरफुली लिख लेना, बुक वैल्यू। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट बस अब तो आपका कुछ नहीं बचा। अब ये सब करने के बाद आपका बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा। यहां पे आपका कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगा। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ आइटम कंज्यूम्ड, जो हमें अल्टीमेटली निकालना है, जो हमें यहां पे अल्टीमेटली निकालना है। तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, ये हमको अल्टीमेटली यहां पे निकालना होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा बनता है अकाउंट। ठीक है जी, अब स्टार डाल के लिखना, स्टार डाल के लिखना। तो बाकी चीजें तो आई एम श्योर आपको क्लियर होगी होंगी। एक ही आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये जो हमने सेल दिखाई यहां पे बाय कैश बैंक लिख के, उसके ब्रैकेट में हमने बुक वैल्यू लिखा, उसके ब्रैकेट में हमने बुक वैल्यू लिखा। तो आप इसी से रिलेटेड स्टार पॉइंट लिखो, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम is credited oblique debited to income and expenditure account, income and expenditure account। एग्जाम्पल से समझाता हूं, कोई एग्जाम्पल दूंगा एक छोटा सा, तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये स्टार पॉइंट डाल के लिखना, स्टार पॉइंट डाल के मेरी बात को सुनना। सपोज सवाल कहता है कि हमने 100 रुपए का, 100 रुपए की बुक वैल्यू का जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो हमने बेच दिया 120 रुपए में, सपोज। अब इसकी आप जर्नल एंट्री बनाना, इसकी आप जर्नल एंट्री बनाना। तो पहले तो आप ये बोलोगे कि भाई अगर 100 रुपए की बुक वैल्यू का कोई एसेट हम 120 रुपए में बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें फायदा हो रहा है। आप बोलोगे सर हमें फायदा हो रहा है कितने रुपए का, 20 रुपए का। ठीक है, तो पहले पिक्चर क्लियर हो गई। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, तो आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? आप इसकी एंट्री बोलोगे, सपोज कैश में बेच रहा हूं, सपोज कैश में बेच रहा हूं, तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे। तो मेरे कैश में कितना पैसा आएगा? एक्चुअल जितनी का मैंने बेचा वही आएगा, तो 120 रुपए मेरी जेब में आ जाएगा। अच्छा, कितने के स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे चले गए? कितने के स्पोर्ट्स मटेरियल चले गए मेरे? बुक वैल्यू आएगी ना यहां। तो भाई मेरी एसेट है, एसेट तो कॉस्ट पे आती है, एसेट तो बुक वैल्यू पे आती है ना। तो उसकी तो यहां पे मैं बुक वैल्यू लिखूंगा। आप बोलोगे सर 100 रुपए की स्पोर्ट्स मटेरियल बिक गए, तो 100 रुपए से आप स्पोर्ट्स मटेरियल को क्रेडिट कर दोगे, और 20 रुपए का जो फायदा हो गया उसको आप लिखोगे टू प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, राइट। और इस प्रॉफिट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। चलो उसकी भी एंट्री में यहां लिख देता हूं, प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिट 20 रुपए टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 20 रुपए। ठीक है, तो पहले तो इस ट्रांजैक्शन की ये जर्नल एंट्रीज में क्या आप लोगों को कोई तकलीफ है? तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी तकलीफ होगी इसमें। कुछ नहीं किया हमने, पहले हमने सेल की एंट्री रिकॉर्ड करी, और फिर जो फायदा हो गया, फायदा हमारा कहां चला गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये मैंने बोला कि जो फायदा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सारे फायदे आते हैं, सारी इनकम आती है, ये भी आपको पता है। तो यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको कहां गौर करवाना चाहता हूं, मैं बोलना आपको गौर करवाना चाहता हूं कि इस पूरी एंट्री में मेरे को बताओ स्पोर्ट्स मटेरियल में कितना अमाउंट आया? स्पोर्ट्स मटेरियल में कितना अमाउंट आया? स्पोर्ट्स मटेरियल के अकाउंट में आप कितना अमाउंट क्रेडिट किया आपने? सर यहां पे तो आपने, आप नोटिस करना, यहां पे तो आपने बुक वैल्यू ही क्रेडिट किया, बुक वैल्यू ही आपने यहां क्रेडिट किया। तो बस इसी चीज की पोस्टिंग यहां पे करते हैं, इसी चीज की देखो ये पोस्टिंग होती है। इसलिए यहां पे लिखा कि भाई बाय कैश बैंक। अब अगर मैं आपको ये एंट्री पोस्ट करने बोलूंगा कि भाई इसको स्पोर्ट्स मटेरियल के अकाउंट में पोस्ट करो, तो आप क्या बोलोगे? आप यहां पे स्पोर्ट्स मटेरियल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय कैश या बाय बैंक लिखोगे, कितना? 100 रुपए।
इसलिए इस अकाउंट में ध्यान से मैंने आपको लिखवा दिया कि यहां पे जो भी सेल होगी उस सेल की क्या आएगी, खाली बुक वैल्यू आएगी। उसके पीछे की कहानी मैंने आपको यहां बता दी, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको लॉजिक समझ आ गया हो। सेम है अगर इसको हमने नुकसान में बेचा, क्वेश्चन ये भी बोल सकता है, जरूरी थोड़ी फायदा ही होगा, हो सकता है 100 रुपए की बुक वैल्यू का स्पोर्ट्स मटेरियल हम 75 रुपए में बेचे, हम 75 रुपए में बेचे, तो कहानी सेम रहेगी, एंट्री सेम रहेगी। एंट्री क्या करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट करोगे 75 रुपए से। अब यहां पे लॉस हो रहा है, 25 रुपए का लॉस हो रहा है इस केस में, तो लॉस को आप डेबिट करोगे कितने से, 25 रुपए से, और स्पोर्ट्स मटेरियल के अकाउंट को क्रेडिट करोगे, वो तो 100 रुपए से ही क्रेडिट होगा। तो स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट जो है वो तो हमेशा बुक वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, ठीक है जी। और लॉस की कोई कहानी है, लॉस है, नुकसान है, तो वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि यहां पे मैंने रटवा दिया और आपको लॉजिक नहीं बताया, ठीक है जी। चलो जी, ये हो गया खत्म, ओके। अगला स्टार पॉइंट लिखना, कौन से पेन से लिख रहे थे हम लोग, अच्छा नॉर्मल से पेन से लिख रहे थे। तो अगला स्टार पॉइंट डाल के लिखो, इफ क्रेडिट परचेज of stock is not given in question but balances and other information relating to creditor of such stock is given, then we have to calculate the credit purchase by प्रिपेयरिंग क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है जी। तो क्या लिखा है यहां पे मैंने आपके साथ, देखना आप अपनी स्टॉक के अकाउंट में आना, यहां पे हमने कैश परचेज लिया एक तो, ठीक है, और कैश परचेज होगी तो आपको क्वेश्चन में बता देगा, तो यहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो यहां पे कोई भी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो हमने क्रेडिट परचेज की बात करी, तो क्वेश्चन में हो सकता है वो क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन आपसे छुपा ले, क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन आपसे छुपा ले, लेकिन वो आपको कुछ क्रेडिटर के बैलेंसेस वगैरह बता दे, कुछ क्रेडिटर से रिलेटेड कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे दे, तो उस केस में हमको ये क्रेडिट परचेज खुद से निकालनी पड़ती है। और वो हम निकालते कैसे हैं, क्रेडिटर का अकाउंट बना के, क्रेडिटर का अकाउंट बना के। एक सवाल भी करेंगे आज, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा भी वो, और वैसे आपने 12वीं में भी कर रखा है, तो आपको वैसे मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत याद भी होगा, ठीक है जी। अच्छा, वो क्रेडिटर का अकाउंट बनाते कैसे, तो आ जाओ साथ साथ क्रेडिटर का अकाउंट भी बना लेते हैं। तो क्रेडिटर फॉर, तो एग्जाम्पल के तौर पे बस लिख रहा हूं स्पोर्ट्स मटीरियल, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में जो भी आपको आइटम दे रखा है उसका अकाउंट बन जाएगा, तो वहां पे तो कोई परेशानी नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे बस दे रहा हूं। तो आ जाओ, इसका भी एक टी शर्ट का फॉर्मेट बनाओ नॉर्मल, तो बना लेते हैं इसका अकाउंट, ठीक है जी। आई जी, बहुत सिंपल है। तो पहले तो जो आप ये क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हो, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, इसको भी आइडेंटिफाई कर लो कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है। तो यहां पे नाम ही आ रहा है क्रेडिटर, जिनसे हम उधारी पे खरीद रहे हैं, तो ये क्या होती है हमारे लिए, लाइबिलिटी होती है। सो दिस इज अ लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है जी। चलो तो आ जाओ, तो कैसे बनेगा इसमें, तो जब मैं लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो ओपनिंग बैलेंसेस किधर आते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे आता है, तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कहां आता है सर, यहां पे आता है टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, सिंपल। अच्छा, साल के दौरान अगर हम क्रेडिटर को कुछ पेमेंट कर रहे हैं,
साल के दौरान अगर हम क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो उसकी पोस्टिंग कैसे आ जाएगी क्रेडिटर के अकाउंट में, यहां पे डेबिट साइड पे, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। तो हम यहां पे पोस्टिंग कर देंगे टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। और लॉजिकल भी है क्योंकि हम क्रेडिटर को जब पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम होती है और लाइबिलिटी कम करने के लिए उसको हम लोग डेबिट करते हैं, तो लॉजिकल भी है। तो ये मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, बस और तो कुछ आएगा नहीं, और कुछ आएगा नहीं। अच्छा एक चीज और हो सकती है, एक चीज और हो चुकी है, हो सकती है, वैसे मुझे लगता नहीं क्या आएगा बट फिर भी हो सकती है। कभी कभी हो सकता है कि वो आपको बोल दे कि हमने कुछ एडवांस भी दे रखा है, कुछ अपने क्रेडिटर्स को हमने एडवांस भी दे रखा है। तो एडवांस टू क्रेडिटर्स क्या होता है, एक प्रकार की एसेट होता है, एडवांस टू क्रेडिटर्स एसेट होता है। तो अगर सवाल में आपको कुछ एडवांस की भी इंफॉर्मेशन दे दे तो वो यहां पे आ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा टू एडवांस्ड टू क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस। सिमिलरली अगर एडवांस टू क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है तो यहां पे आएगा बाय एडवांस टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो आ भी सकता है, वैसा ऐसा नहीं है, आ भी सकता है ये। तो ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो अगर आपको एडवांस टू क्रेडिटर्स की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उसकी आप पोस्टिंग इस प्रकार से कर लोगे। ठीक है जी, अब इतनी सारी पोस्टिंग क्लियर हो गई। अब इतनी पोस्टिंग करने के बाद आप करोगे अपना अकाउंट को क्लोज, बैलेंस करोगे। तो जब आप बैलेंस करोगे तो आपका बैलेंस बचेगा इधर, आपका बचेगा यहां पे बैलेंसिंग फिगर। इस बैलेंसिंग फिगर को ही हम बोल देंगे बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। दिस इज नथिंग बट क्रेडिट परचेस, जिसको निकालने के लिए आप इस अकाउंट को बना रहे हो, जिसको निकालने के लिए आप इस अकाउंट बुक को बना रहे हो। और कोरिस्पॉन्डिंगली फिर ये फिगर जो है यहां पे आके पोस्ट हो जाएगी इधर। ठीक है, तो बस ये काम करना है आपको। ध्यान रखना क्रेडिटर का अकाउंट तभी बनाना जब आपसे क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन वो छुपा दे, अन्यथा बनाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। इस प्रकार से आपको काम करना है। फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। मेनली आपको क्या करना है, आपको स्टॉक का अकाउंट बनाना है। जो मेन स्टॉक ऑफ मटेरियल है, जो भी मटेरियल है उसका अकाउंट बनाना है। उसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस डाल देंगे। कैश परचेज हो रही है तो कैश परचेज डेबिट साइड पे आ जाएगी, क्रेडिट परचेज हो रही है क्रेडिट परचेज डेबिट साइड पे आ जाएगी। ठीक है जी, अगर कोई सेल भी हो रही है तो सेल को हम क्रेडिट साइड पर डाल देंगे एट बुक वैल्यू, सेल को हम क्रेडिट साइड पर डाल देंगे एट बुक वैल्यू। ये सब करने के बाद हमारा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे बच जाएगा, विच विल बी द कॉस्ट ऑफ आइटम्स कंज्यूम, जिसको हम लिख देंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अकॉर्डिंगली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे खर्चे की तरह आ जाएगा। अगर किसी सवाल में आपको क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन ना दे, वो छुपा दे, पर आपको वो कुछ क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दे दे, तो उस केस में आपको क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगेन बहुत सिंपल है, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल दोगे सिंपली। अगर कोई एडवांस टू क्रेडिटर भी दे रखा है, एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू क्रेडिटर, जो भी नाम दे दे, तो उस एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी आप डाल दोगे। साल के दौरान जो पेमेंट करी आपने वो पेमेंट आप डेबिट साइड पर डाल दोगे और फिर आप क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, विच विल बी द क्रेडिट परचेज। ठीक है जी, इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है, अगर साल के दौरान हम स्पोर्ट्स मटेरियल या कोई भी स्टॉक को बेच रहे हैं तो उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स प्रॉफिट हो रहा है, फायदा है, इनकम है, तो आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाओगे। ठीक है जी, तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज एक मैं सवाल भी कराऊंगा। अभी हमें पहले कुछ और कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, तो पहले हम छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेते हैं और फिर हम आज सवाल करेंगे जिसमें हम इसका ट्रीटमेंट कवर करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आप अपना नेक्स्ट हेडिंग डालना, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन स्पेशल आइटम्स इन एनपीयू।
कि कुछ कुछ हम स्पेशल आइटम्स की यहां पे ट्रीटमेंट कवर करेंगे। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहला जो आइटम हमें यहां कवर करना है वो है डोनेशन। डोनेशन, अब डोनेशन में हमें क्या करना होता है? तो भाई डोनेशन जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो सकते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब ऐसे डोनेशन जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिले। या फिर ये जनरल डोनेशन हो सकते हैं, यानी जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं मिले, जिसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो। तो अगर ये स्पेसिफिक डोनेशन होता है तो इसको हम ट्रीट करते हैं एज कैपिटल रिसिप्ट, और इसकी ट्रीटमेंट होती है एज पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का तो कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके, कवर कर चुके, तो उसकी मैं चर्चा दोबारा नहीं करूंगा। बस याद रखना, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। और अगर ये जनरल डोनेशन है, अगर ये जनरल डोनेशन है तो उस केस में आप इसको ट्रीट करना एज रेवेन्यू रिसिप्ट, और इसको आप लोग क्या कर देना, क्रेडिट कर देना इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में ना लिखा हो, तो हम क्या करेंगे? तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ट्रीट इट एज जनरल डोनेशन, लेकिन अजम्पशन जरूर स्टेट कर देना, स्टेट अजम्पशन इन एग्जाम। कभी भी आपको हेयर ऑनवर्ड्स सीए के जब भी आप पेपर दोगे, जब भी आप सीए के पेपर दोगे, आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि किसी भी पेपर में, मैं सिर्फ अकाउंट्स के पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं खाली अकाउंट्स के पेपर की बात नहीं कर रहा, किसी भी पेपर में जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपको कुछ अजम्पशन अप्लाई करनी पड़ रही है, कुछ आपको अजम्पशन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है, तो हमेशा आप सेफ साइड पे रहने के लिए अजम्पशन जरूर स्टेट करके आना एग्जाम में। और ये चीज आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखी भी होती है। कभी आप अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे पुराने तो आपको ऊपर दिख जाएगी। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, किसी भी पेपर में, सिर्फ अकाउंट्स के पेपर में नहीं, किसी भी पेपर में आपको अगर असम्पशन अप्लाई करनी पड़ रही है तो आप असम्पशन जरूर लिख के आना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो। तो ये बात हो गई, तो फर्स्ट क्लियर। सेकंड लिखना, एंट्रेंस ऑब्लिक एडमिशन फी। एंट्रेंस ऑब्लिक एडमिशन फी। तो एंट्रेंस फी हो या एडमिशन फी हो, एक ही बात होती है। तो इसमें आप लिखो, इट मे बी ट्रीटेड एज, इट मे बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। इसको आप कैपिटल रिसिप्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो सर हम किसकी तरह ट्रीट करें? ये क्या बात हुई? ये तो आपने हवा में छोड़ दिया। तो लिख लो, एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन। लो जी, सिंपल। क्वेश्चन में जो भी आपको बोल दे, उसकी जैसे भी ट्रीटमेंट करने बोल दे, आप उसकी ट्रीटमेंट कर देना। ठीक है। अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ? कैपिटल रिसिप्ट की तरह का ट्रीट करना है, यानी वो बोल देगा आपको कि एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड, इस तरह की वो लैंग्वेज बोल देगा। तो यानी आपको पढ़ के समझ आ जाएगा कि आपको कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट करना है, रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट करना है। तो कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या है? हमें अल्टीमेटली क्या करना होगा? तो आप लिख लेना, एड डायरेक्टली इन कैपिटल फंड। तो इसको आप कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे, खत्म।
और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट करना है तो क्रेडिट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट करना है तो आप इसको इनकम है, देखो पैसा मिल रहा है, एडमिशन फी हो, एंट्रेंस फी हो, पैसा मिल रहा है, तो इनकम एक प्रकार की, तो उस केस में आप इसको आप क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। अब सर अगर क्वेश्चन में ना वो बताए तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में अगर वो एंट्रेंस फी या एडमिशन फी दे दे उठा के, लेकिन आपको को बताए ना कि इसको आपको करना क्या है, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। हमारा आदरणीय आईसीआई क्या बोलता है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ट्रीट इट एज कैपिटल रिसिप्ट। अब जिन बच्चों को अपना 12वीं का पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत याद होगा, हो सकता है वो बोले कि सर 12th में तो हम लोग इसको आंख बंद करके रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ही ट्रीट करते थे, इसमें हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ही ट्रीट करते थे। बट अब जो भी है, देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या है, सीए के पेपर दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे आईसीआई की सुननी पड़ेगी। तो आईसीआई ने वैसे अपने स्टडी मटेरियल में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसको आप कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट करना। फिर भी मैं आपसे बोलूंगा, फिर भी मैं अगेन आपसे बोलूंगा, गिव assumption इन एग्जाम। ठीक है जी, मैं फिर भी आपसे बोल रहा हूं, ऑल्दो वैसे मेरे को नहीं लगता आवश्यकता है, क्योंकि ये तो हम स्टडी मटेरियल का लिखा हुआ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भाई हमको नहीं पता कल को मार्किंग स्कीम में वो कुछ चेंज कर दे, क्या कर दे, और कोई एग्जामिनर खुदा ना खास्ता आंख बंद करके चेक कर रहा हो, तो उस केस में आप अपने आप को सेफ साइड में रखने के लिए अजम्पशन जरूर डाल देना। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका एंट्रेंस फी, एडमिशन फी खत्म। चलिए अब थर्ड आइटम पे आइएगा। एक और सिमिलर आइटम है, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब क्या होता है, पहले मैं उसका मीनिंग बता देता हूं। जब हमने सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वहां हमने क्या पढ़ा था कि सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होता है जो किसी भी एनपीओ के मेंबर को पीरियोडिकली पे करना पड़ता है अपनी मेंबरशिप को बरकरार रखने के लिए, जिसमें मैंने आईसीआई के मेंबर्स यानी सीएस का एग्जांपल दिया था, और मैंने आरडब्ल्यू सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, आरडब्ल्यू सोसाइटी सॉरी के जो मेंबर्स होते हैं उनका एग्जांपल दिया था आपको। अब लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है, लाइफ मेंबरशिप फी ऐसी फी होती है कि जो एनपीओ किसी भी मेंबर से एक बार में ले लेती है और वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। तो अगर हमारा सीए इंस्टीट्यूट हमसे एक बार में सिंगल शॉट में एक पेमेंट ले ले और बोले कि अब जिंदगी भर के लिए आपको मेंबरशिप फी पे करने की जरूरत नहीं है, अब आप जिंदगी भर भी आप हमारे मेंबर होने का बेनिफिट उठा सकते हैं, तो ऐसी मेंबरशिप फी को बोलेंगे लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है, तो नाम में आ रहा है लाइफ मेंबरशिप फी, यानी लाइफ टाइम के लिए जो आप फी पे कर देते हो किसी भी एनपीओ को अपनी मेंबरशिप बरकरार रखने के लिए, उसको बोल दिया लाइफ मेंबरशिप फी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है सर, तो ट्रीटमेंट लिख लो आप इसकी। इट इज नॉर्मली ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट that is added to capital fund directly। ठीक है, तो यहां पे तो लॉजिकली भी सही है और वैसे भी ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी जो है आपको कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट करना है। कैपिटल रिसिप्ट का क्या मतलब है, आप इसको कैपिटल फंड में डायरेक्टली ऐड कर दोगे। बट अगर वैसे होगा नहीं, बट अगर फिर भी मैं डाल देता हूं, if question gives specific treatment, then treat accordingly। अगेन होगा नहीं ऐसा, बट फिर भी लिख दिया मैंने कि कभी अगर सवाल आपको कुछ और करने बोले, लाइफ मेंबरशिप फी की कोई और ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट करने बोले, तो फिर आप ज्यादा बहस मत करना, आर्ग्यू मत करना, आप उसको फॉलो कर देना। वैसे अगेन मैं बोल रहा हूं, मुझे लगता नहीं बोलेगा जाएगा, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, ये बाय लॉजिक भी कैपिटल रिसिप्ट ही होता है। ठीक है जी, चलो तो ये भी क्लियर हो गया। फोर्थ हो जाओ,
फोर्थ आ जाओ, लेगेसी। लेगेसी, तो लेगेसी होता क्या है, पहले आप लेगेसी का मीनिंग लिख लो। इट इज अ डोनेशन ऑब्लिक अमाउंट received by a NPO as per the will of a deceased person. As per the will of deceased person. पहले तो विल का क्या मतलब होता है, मैं होप करता हूं आपको पता होगा। विल मतलब कुछ नहीं होता, कोई भी व्यक्ति मरने से पहले कागज के टुकड़े में लिख देता है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी जो भी संपत्ति है, मेरी जो भी एसेट्स है, जो भी सब कुछ है, वो कैसे कैसे किस में बटने चाहिए। ठीक है जी। अब यहां पे लेगेसी का क्या मतलब है, लेगेसी का मतलब पहली बात यहां पे डोनेशन होती है, एक प्रकार की एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रकार की डोनेशन होती है। सपोज मैं बोलूं, मैं कागज के टुकड़े में लिख दूं, भाई मेरे मरने के बाद मेरी जो भी संपत्ति है वो फलाना ढिंकाना स्कूल या फलाना ढिंकाना एनपीओ या फलाना ढिंकाना एनजीओ के पास डोनेट कर देना। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरी संपत्ति बटे इधर उधर, मैं चाहता हूं मेरी जो भी संपत्ति होगी, जो भी होगी, वो उठा के आप किसी एनपीओ को डोनेट कर देना। तो इसी को बोला जाता है लेगेसी डोनेशन। ये एनपीओ के लिए क्या है, एक लेगेसी है। आप बोलते नहीं हम लोग मरने के बाद हम एक अपनी लेगेसी छोड़ गए, कोई भी मरने के बाद अपनी एक लेगेसी छोड़ जाता है। तो मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं मरने के बाद अपनी एक लेगेसी छोड़ जा रहा हूं एनपीओ के पास, इसलिए इसका नाम आ जाता है लेगेसी का। ठीक है जी, ओके। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी सर, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो ट्रीटमेंट इसकी सेम है बिल्कुल डोनेशन की तरह। वैसे तो ट्रीटमेंट तो इसकी डोनेशन की तरह ही होनी चाहिए, यानी अगर ये स्पेसिफिक डोनेशन है, यानी मैं बोलूं भाई मेरे मरने के बाद मेरी जो भी संपत्ति है वो एक स्कूल को दे देना, जो सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही यूज हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, फिर इसमें आपको वही बात है, फिर इसको कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट करना है। और बेसिकली यहां पे वही आपकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा था वो यहां पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये जनरल डोनेशन है, तो फिर क्या है, वही बात है भाई, रेवेन्यू रिसिप्ट, सेम कहानी। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है, क्रेडिट कर दो कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है जी। अच्छा, अब वही बात फिर से, सवाल में अगर क्लियरली ना मेंशन हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो हम क्या करेंगे, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अब यहां पे जो आईसीआई ने लिखा हुआ है मैं उससे एग्री नहीं करता, जो आईसीआई ने लिखा हुआ है मैं उस ट्रीटमेंट से एग्री नहीं करता। बट अब मैं क्या करूं, मैं आईसीआई के सामने तो बहुत छोटा व्यक्ति हो जाता हूं, तो मैं ज्यादा चूचा कर नहीं सकता, इसलिए जो आईसीआई ने अपनी स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है मैं आपको वो यहां पे लिखवा रहा हूं। तो आईसीआई ने बोला हुआ है कि भाई लेगेसी को डोनेशन, जो लेगेसी डोनेशन है उसको आप ट्रीट करो एज कैपिटल रिसिप्ट, दैट इज एड इन कैपिटल फंड। भाई देखो, अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस है, जैसे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई लेगेसी डोनेशन हो रही है, तो फिर आपको पता है, फिर तो कुछ कोई भी आर्ग्यूमेंट का पॉइंट नहीं है, फिर आप उसको उठा के बिल्डिंग फंड में ऐड कर दोगे। ठीक है, बिल्डिंग फंड में उसको क्रेडिट कर दोगे। लेकिन वो खाली लेगेसी बोल दे आपको, तो लेगेसी जब खाली बोल दिया है ना, अब हमें पता नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या जनरल पर्पस के लिए, तो लॉजिकली क्या उसको सही ट्रीटमेंट उसकी बैठती है कि आप उसको फिर जनरल डोनेशन मानो, उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट मानो और उठा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करो। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये बोलती है, बट इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं 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 नहीं, इसको आप कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट करो। अब जब लेगेसी डोनेशन उसने क्वेश्चन में दे दी और उसने कोई पर्पस नहीं बताया, तो आप चाह के भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपको पता ही नहीं है कि वो लेगेसी डोनेशन किस पर्पस के लिए है, तो आप उसको कोई स्पेसिफिक फंड में तो ऐड नहीं कर सकते। इसलिए आईसीआई ने क्या बोल दिया, आप इसको उठा के कैपिटल फंड में ऐड कर देना। जस्ट लाइक लाइफ मेंबरशिप फी, जस्ट लाइक एंट्रेंस फी,
जैसे आप कैपिटल फंड में ऐड कर रहे हो, इसको भी आप उठा के कैपिटल फंड में ऐड कर देना, ऐसा आईसीआई बोल रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं एग्री नहीं करता इससे, मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है कि लॉजिकल अजम्पशन ये है कि आप इसको जनरल डोनेशन की तरह ट्रीट करो, बट मैं क्या कर सकता हूं, है ना, वही बात है। तो वही बात है, अब इसको ट्रीट कर लेना कैपिटल रिसिप्ट की तरह। ये आईसीआई ने बोल रखा है, ये आईसीआई ने बोल रखा है, लेकिन मैं अगेन वही बात बोल रहा हूं, स्टेट अजम्पशन इन एग्जाम, स्टेट अजम्पशन इन एग्जाम। भाई एग्जाम में अजम्पशन जरूर लिख के आ जाना, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, आप जो भी अजम्पशन ले रहे हो वो आप स्टेट जरूर करके आना। ठीक है जी, चलो ओके, ये भी खत्म। नेक्स्ट हेडिंग डालना, मतलब नेक्स्ट आइटम की जिसकी हमें ट्रीटमेंट पढ़नी है, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम, अच्छा ऑनरेरियम क्या होता है, पहली बात तो इसका मीनिंग लिख लो। इट इज अ टोकन पेमेंट, टोकन पेमेंट made to a person for his or her service full stop. Such person is not an employee of the NPO, of the NPO। क्या मतलब है इसका, सिंपल है भाई, कोई कॉलेज है, सपोज कोई कॉलेज है, कोई सरकारी कॉलेज ले लो, ठीक है, तो सरकारी कॉलेज है, ऑफ कोर्स क्या है, एनपीओ है। अब उस कॉलेज के अपने लेक्चरर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, टीचर्स होंगे, जो क्लासेस लेते होंगे, जो बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो वो क्या है, वो तो एम्प्लॉइज है, वो तो उस कॉलेज के एम्प्लॉइज है। तो उनकी सर्विसेज के लिए बदले में जो कॉलेज है उनको क्या पे करती है, उनको तो वो सैलरी पे करती होगी, है ना। ओके, अब सपोज कोई कॉलेज बोलता है, कोई बाहर से व्यक्ति को बुला देता है, कोई बाहर से किसी प्रोफेसर को, एक्सपर्ट को, कोई टीचर को बुलाता है और बोलता है आप आके कोई हमारे कॉलेज में गेस्ट लेक्चर्स लो, गेस्ट लेक्चर्स लो। अब वो जो बिहार के व्यक्ति है, वो बाहर का व्यक्ति, पहली बात, क्या वो फ्री में कॉलेज में आके लेक्चर ले लेगा, क्या वो फ्री में पढ़ा देगा आके, नहीं भाई, वो तो भाई क्यों फ्री में पढ़ाएगा भाई, वो कोई सोशल सर्विस थोड़ी ना कर रहा है, उसको भी अपनी रोजी रोटी कमानी है, तो वो कुछ फ्री में तो नहीं करेगा, तो उसको बदले में कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे। अच्छा, क्या वो इंप्लॉय है कॉलेज का, नहीं, वो तो बाहर का व्यक्ति है। सपोज कोई कॉलेज मेरे को ही बोल देता है कि भाई शैलेंद्र सर आप आके हमारे कॉलेज में कोई गेस्ट लेक्चर लो, तो क्या मैं उस कॉलेज का एम्प्लॉय बन जाऊंगा, नहीं, मैं तो बस एक टेम्परेरी कोई गेस्ट लेक्चर लूंगा और फिर मैं अपना वापस कट लूंगा, तो मैं एम्प्लॉय तो नहीं हूं। तो क्या वो कॉलेज मेरे को सैलरी देगी, नहीं, मैं जब एम्प्लॉय नहीं हूं तो मैं कोई सैलरी भी नहीं देगी, बट वो कुछ ना कुछ पेमेंट तो करेगी। तो वो मेरे को जो वो पेमेंट करेगी, मेरे को गेस्ट लेक्चर लेने के लिए जो भी पेमेंट करेगी, उसी को हम बोल देते हैं ऑनरेरियम। तो क्या लिखा हमने, इट इज अ टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन। टोकन पेमेंट मतलब किसी को ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए हम लोग कुछ पेमेंट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे लिए कुछ कर रहे हो, आप हमारे लिए कुछ कर रहे हो, तो हम बदले में आपको कुछ पेमेंट कर रहे हैं। बट सच पर्सन इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द एनपीओ। ध्यान रखना, ऑनरेरियम एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता, हमेशा बाहर के व्यक्ति को दिया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। क्या पता कोई ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन जाए इसमें से, मुझे नहीं पता, क्या पता ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन जाए, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहने चाहिए कि ऑनरेरियम हमेशा नॉन एम्प्लॉय पर्सन को दिया जाता है, एम्प्लॉय को तो हम लोग सैलरी देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, अब इसकी ट्रीटमेंट कोई सोचने वाली बात है क्या, जो एम्प्लॉयज को हम सैलरी देते हैं उस सैलरी को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो ऑनरेरियम अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसको भी कैसे ट्रीट करना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो बस लिख लो, it is treated as revenue expenditure, that is क्या मतलब हुआ, it is debited to income and expenditure account। ठीक है, तो सैलरी को हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो ऑनरेरियम को भी क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है जी, ये भी क्लियर। सिक्स्थ आना, सिक्स्थ पे आना,
सेल ऑब्लिक परचेज ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑब्लिक पीरियोडिकल्स। ठीक है, तो अगर हम न्यूज़पेपर्स या पीरियोडिकल्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज को हमको कैसे ट्रीट करना है? एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब इसको हम नॉर्मल खर्चे की तरह ट्रीट करोगे और डेबिट कर दोगे इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में सेल ऑफ न्यूज़पेपर बोलेगा, और सेल बोलेगा किसका? ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, ऑब्वियसली पुराने अखबार को ही बेचा जाता है, जो कबाड़ी वाले को हम बेच नहीं देते, तो वो ओल्ड न्यूज़पेपर्स की बात करेगा। तो उस केस में हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे? एज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या है? ये हो जाता है क्रेडिट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अच्छा, स्टार डाल के एक पॉइंट लिख लेना, स्टार डाल के एक पॉइंट लिख लेना, दूसरे पेन से लिख लेता हूं। बुक्स आर ट्रीटेड एज फिक्स्ड एसेट। इस बात का आपको लोग ध्यान रखो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल अलग चीज है, बुक्स अलग चीज है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बुक्स को हम हमेशा फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर परचेज ऑफ बुक्स हो रही है तो आप समझना कि कोई फिक्स्ड एसेट परचेज हो रहा है। अगर बुक्स सेल हो रहा है तो समझना आप फिक्स्ड एसेट कोई बेच रहे हो। अगर बुक्स पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो जैसे आप फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हो वैसे बुक्स पे भी डेप्रिसिएशन लगा लोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए लिखवा दिया। ठीक है जी, तो इसके अलावा तो मेरे ख्याल से और तो बाकी कुछ खास ज्यादा डिस्कशन वाले पॉइंट है नहीं, मोटा मोटा आपका यही डिस्कशन करना था। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चर्चा को आप लोग समझ गए होंगे, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से अब हम लोग अपने स्टडी मटेरियल के सवाल करना शुरू करते हैं। आप लोग आइएगा स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर है 9.34, पेज नंबर 9.34। कॉन्सेप्चुअली दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छा कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ पढ़ते क्या कह रहा है। समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 आर एस फॉलोस। तो आपको सबसे पहले क्या दे रखा है? एक समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दे रखी है, एक किसी साल की जो खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2020 को। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले उसने बता दिया ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड। तो सबसे पहले उसने ओपनिंग कैश की इंफॉर्मेशन दे दी, कितनी है? 8,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन ₹50,000। ये सब्सक्रिप्शन क्या है? ध्यान से पढ़ना, ये रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की बात कर रहा है। इसका मतलब ये सब्सक्रिप्शन है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ओके। इसके अलावा फिर आपको दे रखा है डोनेशन 15,000 रुपए का, और लिखा है रेस्ड फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेस्ड फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका लिखने का क्या मतलब है कि ये क्या है? ये एक जनरल डोनेशन है कि हम जनरली अपने सारे रेवेन्यू के खर्चों के लिए इसको यूज करेंगे। तो दिस इज अ नॉर्मल जनरल डोनेशन। और जनरल डोनेशन का मतलब क्या हुआ कि इसको हमको रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है जी, तो ये भी क्लियर हो गया। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम ₹9,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो कह रहा है हमें किसी इन्वेस्टमेंट पे 9% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिला है 9,000 रुपए का। अब ये जो 9% पर एनम की इंफॉर्मेशन इसने दी है, ये क्यों दी है अभी इसको मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। ठीक है, इसका यूज अभी आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। ओके, फिर कहता है पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई ₹30,000। हमने अपनी मेडिसिन सप्लाई के लिए कुछ पेमेंट्स करी है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, तो ये भी मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा क्या है। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, तो डॉक्टर को ऑनरेरियम दिया हमने 10,000 रुपए का, तो इसका ट्रीटमेंट आपको अच्छे से पता है क्या होता है। सैलरीज दी हमने इसके अलावा 28,000 रुपए की, ये आपको पता है क्या होता है। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने पे करे 1,000 रुपए के, इसका आपको पता है। फिर कहता है देखो इक्विपमेंट परचेज्ड, इक्विपमेंट हमने परचेज करी 15,000 रुपए की। इक्विपमेंट क्या है? फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो बेसिकली एक फिक्स्ड एसेट परचेज करी हमने 15,000 रुपए की। इसके अलावा चैरिटी शो
एक्सपेंसेस और चैरिटी शो कलेक्शन दे रखा है। एक्सपेंसेस है 1500 की और कलेक्शन है 12500 का। ठीक है, तो इसकी भी ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेंगे। एक खर्चा, एक है कलेक्शन, इसकी भी ट्रीटमेंट बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी थी, ये सारी की सारी ये किसके बारे में दी थी? ये आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन दी थी। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन वो आपको कुछ दे रहा है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप देखोगे तो यहां पे वो आपको कुछ बैलेंसेस दे रहा है। यहां पे आपको बैलेंसेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, 1 जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2020, यानी 1 जनवरी 2020 क्या है? ओपनिंग, और 31 दिसंबर 2020 क्या है? क्लोजिंग। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आपको बता रहे, जैसे कि सबसे पहले उसने बताया सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ओपनिंग 1500 है, क्लोजिंग 2200 है। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन की आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए। फिर अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, तो ये क्या है आपका? ये आपके क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। याद आया आपको कौन सा कॉन्सेप्ट है? अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, बिल्कुल फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने किया था आज के लेक्चर का। ये मेडिसिन क्या है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये कंज्यूमेबल आइटम है, दिस इज अ कंज्यूमेबल आइटम। और उससे रिलेटेड उसने आपको अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई दिया, मतलब कुछ लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट मींस क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब एक बार को वापस से अपने ऊपर की इंफॉर्मेशन में आना, उसने एक इंफॉर्मेशन आपको दी थी, कहां पे? पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000 रुपए की। तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है इसने? ये दिया हुआ है आपको, ये जो 30,000 की जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, दिस इज पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, जिसको आप मान लो ये क्या है? पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज क्या करना है आपको? पूरे सवाल में आपको देखो उसने परचेजेस की इंफॉर्मेशन दे दी, उसने सब कुछ दे दिया। उसने स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, उसने लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, उसने ये भी बता दिया कि साल के दौरान हमने कितनी पेमेंट करी अपने सप्लायर्स को या क्रेडिटर्स को। क्या इंफॉर्मेशन नहीं दी आप आगे भी देख लोगे, उसने कहीं भी परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो हमको क्या निकालना है? हमें स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम निकालना है, ये कंज्यूमेबल आइटम है। उसके हमें क्या चाहिए होता है? हमें परचेज चाहिए होती है, तो यानी इसमें हमें परचेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में लिखवाया भी था। ठीक है, तो आई होप आपने उससे इसको लिंक कर लिया होगा। चलो सवाल खत्म नहीं हुआ वैसे, फटाफट से और पढ़ लो। तो एक उसने वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट भी दी है, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दी है, ओपनिंग क्लोजिंग। फिर आपको वैल्यू ऑफ बिल्डिंग दी है, ओपनिंग क्लोजिंग, दोनों भी फिक्स्ड एसेट्स की इंफॉर्मेशन दी है। और याद रखना रिसिप्ट एंड पेमेंट की इंफॉर्मेशन में उसने इक्विपमेंट की परचेज की इंफॉर्मेशन भी दी थी। आगे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आपको सारे फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बनाना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, और आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सवाल है भाई। देखो इसमें आपको तीनों फाइनल अकाउंट्स बनाने। तो 12वीं में आपने, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा सवाल किया था जिसमें आपने तीनों भी अकाउंट बनाए थे। 12वीं में जो बड़े क्वेश्चन होते थे उसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम अलग छोटे जो सवाल आते थे उसमें बनाते थे, लेकिन तीनों एक साथ हमने कभी भी नहीं बनाए। इसलिए मैंने बोला था ये कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, बिफोर मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आऊं, आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं एक दो बातों की। पहली बात ये, आपको बैलेंस शीट बनानी है, सवाल ने बोला आपको बैलेंस शीट बनानी है, सवाल में बोला। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल फंड की। क्या पूरे सवाल में उसने कहीं भी आपको कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन दी है? द आंसर इज नो, कहीं भी कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए 31 दिसंबर 2020 की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब कब की? 1 जनवरी 2020 की। क्यों? टू कैलकुलेट कैपिटल फंड। पहली बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात,
उसने रिसिप्ट्स में आपको बोल रखा था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला हमें 9% के हिसाब से 9,000 रुपए का। आपको पूरे सवाल में क्या कहीं भी उसने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताई? क्या पूरे सवाल में कहीं पे भी उसने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताई? देख लेना, नहीं बताई। बट क्या हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चाहिए? चाहिए भाई, हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बनानी है और इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में आता है। तो हमको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे पता लगेगी? तो यहां हमें थोड़ी स्मार्टनेस लगानी पड़ेगी। हमको इस इंफॉर्मेशन को जो उसने दी थी, इंटरेस्ट का रेट और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दोनों भी उसने बताया था, तो उसने बोला था भाई 9% पर एनम के ब्याज के हिसाब से हमको 9,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? द आंसर इज यस, बहुत आराम से कर सकता हूं, बच्चों वाली मैथ्स लगा के। भाई सिंपल है, अगर मैं बोलूं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक्स है, तो एक्स का 9% के हिसाब से ही मुझे 9,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला होगा। तो क्या आपकी इक्वेशन बन गई? बन गई। अब आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकलेगी? 9,000 डिवाइडेड बाय 9%, निकाल लेना जितना भी आएगा। ठीक है, निकाल ही लेते, आएगा मेरे ख्याल से 1000 इंटू 100, 1 लाख आएगा। दैट मीन्स मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रही होगी? 1 लाख रुपए की रही होगी, जिसमें 9% के हिसाब से मुझे 9,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। अब क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट, परचेज, सेल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो नेचुरल सी बात है कि ये जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ये ओपनिंग डेट पे भी रही होगी और क्लोजिंग डेट पे भी रही होगी। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस, वेरी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों जगह आ जाएगा। ठीक है जी, चलो, तो क्लियर हो गया। तो एक एक करके बनाना शुरू करें, एक एक करके अपना सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, और ये है बहुत सिंपल, क्योंकि इसने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की समरी एज इट इज उठा के दे दी है। आपको बस उठा के इसको अपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में चिपकाना है, दैट्स इट। चलिए चलिए, तो आप मेरे साथ सबसे पहले फटाफट से फॉर्मेट बनाइएगा और अकाउंट बनाइएगा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और पूरा लिखना आपको, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, कुछ नहीं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ठीक है, यहां पे क्या आती है? ये डेबिट साइड है, यहां पे आता है हमारे रिसिप्ट्स, यहां आती है हमारी पेमेंट्स। ठीक है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स तो देखो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन आपको एज इट इज समरी में दे रखी है, तो आपको कुछ नहीं यहां से उठा के चीजों को डालना है। तो सबसे पहले दे रखा है आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो टू बैलेंस बीडी, ये क्या है? ओपनिंग कैश। तो ये कितना आपको दे रखा है सवाल में? 8,000 रुपए। ठीक है जी, ओके। फिर उसने सब्सक्रिप्शन दे रखा है कि 50,000 की हमें सब्सक्रिप्शन मिली, तो ये क्या है? रिसिप्ट है, तो ये भी रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा, टू सब्सक्रिप्शन। ये कितना है? 50,000। उसके बाद फिर डोनेशन बोल रखा है उसने, तो डोनेशन भी मिली होगी, तो ये भी रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा, टू डोनेशन, 15,000, ये भी हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी रिसिप्ट है, तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये कितनी है? 9,000। सिंपल, ओके। फिर अब पेमेंट्स की बात कर रहा है, तो सबसे पहले उसने बोला पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई, पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई, मैं लिख लेता हूं बाय क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, कि हमने अपने मेडिसिन के क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, कितने रुपए की? 30,000 की। ठीक है जी, अच्छा। ऑनरेरियम पे करा हमने, तो बाय ऑनरेरियम, कितने रुपए का ऑनरेरियम पे करा? 10,000 का, ये भी हो गया। सैलरीज, ये भी पेमेंट है, ये भी पेमेंट साइड पे, बाय सैलरीज, कितनी है? 28,000 की, 28,000। ठीक है जी। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी पेमेंट है, तो बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये कितना है? 1,000 रुपए, ये भी हो गया।
फिर नेक्स्ट क्या है, चैरिटी, सॉरी इक्विपमेंट है, नेक्स्ट है इक्विपमेंट कि हमने इक्विपमेंट परचेज करी। तो याद रखना भाई, क्या हम अपने रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में कोई कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में भेदभाव करते हैं? नहीं करते। तो पेमेंट जो हमने इक्विपमेंट परचेज करी है, ऑल्दो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट क्योंकि हम पेमेंट हो रही है, इक्विपमेंट परचेज करने के लिए भी हमने पेमेंट की है, तो ये तो हमारे पेमेंट में आएगा। ठीक है, तो यहां पे कोई भी भेदभाव नहीं चलेगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इक्विपमेंट हमने परचेज करी, वो भी इसमें आएगा। तो कितने रुपए की इक्विपमेंट परचेज करी हमने? 15,000, 15,000। डन हो गया। नेक्स्ट, अब क्या है नेक्स्ट, चैरिटी शो एक्सपेंसेस। तो चैरिटी शो करने के लिए हमने कुछ खर्चे पे करे, तो ये भी पेमेंट है, तो ये भी यहां पे आ जाएगा बाय चैरिटी शो एक्सपेंसेस। कितने हैं? 1500 के। और क्या बचा आपका? चैरिटी शो कलेक्शंस। कलेक्शन है मतलब पैसा हमें मिला, हमने चैरिटी शो करा, उसके हमने मान लो टिकट वगैरह बेचे होंगे, तो हमें कुछ पैसा मिला, तो ये रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा टू चैरिटी शो कलेक्शंस। ये कितना है? 12,500। दैट्स इट, खत्म। और कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो अब आपका काम खत्म। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, क्योंकि आपको देखो क्लोजिंग बैलेंस तो दिया नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं। तो टोटल कितना आ रहा है? 8,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 12,500, तो टोटल आ रहा है 94,500। तो बस अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, बाय बैलेंस सीडी, इसका ये होगा कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैलेंस। बताओ ये कितना आ रहा है? माइनस कर दो 30 माइनस 10 माइनस 28 माइनस 1 माइनस 16,500, तो ये कितना आ रहा है? 9,000। चलो जी, पहले इतना क्लियर, पहले यहां तक आपका सबका हो गया होगा। तो ये तो बहुत सिंपल था। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में तो कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग मारना ही नहीं था, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, आंख उठा बंद करके हमको सिर्फ सारी चीजें चिपकानी थी। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डाल दो हेडिंग प्रॉपरली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ठीक है जी, यहां क्या आती है? डेबिट साइड पे हमारे सारे खर्चे आते हैं, एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड पे क्या आता है? हमारी इनकम। ठीक है जी, तो अब एक एक करके जो हमें समरी दी रखी थी उसको यूज करते हुए हम लोग अपना ये अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ओपनिंग कैश दिया था, तो ओपनिंग कैश तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, तो वो तो छोड़ दो। सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो अब यहां पे हमें कौन सी सब्सक्रिप्शन डालनी है? जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से रिलेट करती है, यानी हमको सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भाई हम कितनी सब्सक्रिप्शन अपनी इनकम साइड पे यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये कहां हम लोग कर लेते हैं? ये हम लोग कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में। आ जाओ जी, तो बधाई हो, सबसे पहली वर्किंग नोट में हम लोग आ गए हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 पे आ जाओ और मेरे साथ साथ बनाओ क्या सर? एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलो नॉर्मल एक टी शेप का अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले आपको देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या आएंगे? तो ओपनिंग यहां पे आएगा, तो टू सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है? 1500, और क्लोजिंग किधर आएगा? इधर, बाय सब्सक्रिप्शन ड्यू।
ये कितना है 2200। ठीक है जी। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यानी लाइबिलिटी एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो ओपनिंग बैलेंस यहां आता है बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये कितना है 1200। और क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा, इधर टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये कितना दे रखा है 700। ठीक है जी। अच्छा, साल के दौरान जो हमें एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो किधर आता है, वो इधर आता है बाय बैंक अकाउंट। और ये तो आपको सवाल में दे रखा था, जो हमने रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में भी बल्कि डाला 50,000 50,000। ठीक है जी, बस और तो कुछ है नहीं। अब क्या करोगे आप, अब आप निकालोगे बैलेंसिंग फिगर। अब आप क्या निकालोगे सर, बैलेंसिंग फिगर। यहां पे मेरी एक बैलेंसिंग फिगर बचेगी, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बताओ भाई कितनी आ रही है, आप लोग क्या बताओगे भाई, मेरे को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मैं कर लेता हूं। तो टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है आई थिंक 3400 प्लस 53,400 का टोटल आ रहा है। इसमें से सारी चीजें माइनस कर लो, माइनस 2200। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर 51,200 51,200। बस ये कैलकुलेट कर लिया तो अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दो, कितना आएगा 51,200। डन हो गया। चलो सब्सक्रिप्शन की बात खत्म। नेक्स्ट है डोनेशन। तो डोनेशन हमने डिस्कस कर लिया था, ये कौन सी है, जनरल डोनेशन है, तो ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगी। तो यहां तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो बस अकाउंट ना भी लिखो तो चलेगा, खाली डोनेशन लिख लो। कितनी है डोनेशन, 15,000। चलो जी, हो गया। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी इनकम है, तो ये भी हमारी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000। तो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फिर है पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई। तो पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई तो नहीं आता यहां पे, यहां पे क्या आता है, टू कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, जो कि हमने आज के कॉन्सेप्ट में सीखा। तो ये हमको निकालना पड़ेगा, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, तो आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, एक तो हमको स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और दूसरा हमको क्या बनाना पड़ेगा, जो उससे अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई बोल रखा है, तो मैं वही लिख देता हूं, चलो अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, ब्रैकेट में चाहे आप लिख लो, ये कुछ नहीं है, क्रेडिटर का अकाउंट है। जो हमने आज क्रेडिटर का अकाउंट डिस्कस किया था वही है ये। ठीक है जी, चलो तो बना ले फटाफट से अकाउंट। तो सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस डाल देते हैं। तो मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 10,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 15,000। सिंपल। सिमिलरली क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, बाय बैलेंस बीडी, ये कितना दे रखा है आपको, 9,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 13,000 13,000। ठीक है जी। इसके अलावा सवाल ने बताया था आपको कि हमने साल के दौरान कुछ पेमेंट करी अपने क्रेडिटर्स को,
अमाउंट पेड या पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई करके उसने बोला हुआ था, जिसको हमने अपनी रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट में भी डाला था, तो यहां पे आ जाएगा बस। अच्छा, हमारे क्रेडिट परचेसेस आते हैं टू क्रेडिटर अकाउंट। परचेसेस आते हैं, देखो कैश परचेस तो उसने दिया नहीं, वो तो होता तो लिखा होता है रिसेप्शन पेमेंट की समरी में, तो वो तो छोड़ दो। यहां पे खाली क्रेडिट परचेज है, तो ये क्या है, ये है परचेज, ये है परचेज। ये हम लोग नीचे से निकाल लेंगे, खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी। अब आप सबसे पहले निकालो बाय स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यानी क्रेडिट परचेज, कितनी की परचेज करी, ये मेरी निकली बैलेंसिंग फिगर। तो ये कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 43। तो 43 में से 9 गए तो कितने बचे, 34। ठीक है, तो 34 जो परचेज है वो हम यहां पे पोस्ट कर लेंगे 34,000। तो बस अब इस अकाउंट को क्लोज कर लो। 44 ये आ गया टोटल, 44 में से 15 गए, कितने बचे, 29। तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये कितना आ गया, 29। बस काम खत्म, ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया, डाल दो उठा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये रहा 29, ये भी खत्म। अच्छा, अब और आगे बढ़ो, तो यहां ये वाला कहानी खत्म। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, तो ये खर्चा है ऑनरेरियम टू डॉक्टर, तो वो यहां पे आ जाएगा टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर। खर्चा है तो नॉर्मल है ना, तो ये आ जाएगा कितना, 10,000। फिर सैलरीज, तो सैलरीज भी खर्चा है, तो टू सैलरीज, कितनी की सैलरी है, 28,000, ये भी डन। सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्चा है, तो टू सन्ड्री एक्सपेंस, कितना है, 1,000। ठीक है, तो यहां तक डन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, आई होप सो। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या सवाल में, इक्विपमेंट परचेज, इक्विपमेंट की परचेज दे रखी है। तो इक्विपमेंट परचेज करना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा, डेप्रीसिएशन आएगा भाई। जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है इंक्लूडिंग इक्विपमेंट, उसके बाद जो भी डेप्रीसिएशन है वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना पड़ेगा। बट अब दिक्कत क्या है, सवाल में देखोगे डेप्रीसिएशन की तो उसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो क्या हम लोग डेप्रीसिएशन कुछ जुगाड़ करके निकाल सकते हैं, द आंसर इज यस। तो सबसे पहले जैसे मैं इक्विपमेंट की बात करता हूं, तो यहां पे हम लिखते हैं टू डेप्रीसिएशन, टू डेप्रीसिएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विपमेंट की। तो इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन निकालने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने अगले वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 3। आ जाओ जी, वर्किंग नोट नंबर 3 पे आ जाओ। तो इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, हम एक इक्विपमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। तो मैं आपको डेप्रीसिएशन के चैप्टर पे लेके आ जाता हूं, जो आपने पढ़ रखा है, कैसे आप लोग बनाते थे फिक्स्ड एसेट, और कैसे कैसे क्या क्या चीजें आप कहां कहां डालते थे। आज सीधी बन जा भाई, गलती से सीधी ना बन जाइयो तू। चलो जैसे भी, अब टेढ़ी तो टेढ़ी से आप लोग सीधी बना लेना, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, तो छोटा भी बना सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। ये मान लो भाई डेबिट है, ये है मान लो क्रेडिट। ठीक है जी, अब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल दो। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहां आता है, यहां पे ओपनिंग आता है टू बैलेंस बीडी, कितनी है, 21,000। और यहां आता है बाय बैलेंस सीडी, ये कितना है, 30,000। ठीक है जी, फिर आपको देखो परचेजेस दे रखी हैं।
तो परचेजेस यहां आ जाती है टू बैंक। कितनी की परचेज करी हमने इक्विपमेंट? 15,000 की। खत्म। अब आप वही काम करना, आपका एक बैलेंसिंग फिगर आएगा इधर, यहां पे आपका एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो दिस विल बी नथिंग बट डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, तो निकाल लो कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो टोटल आ रहा है 36,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितना बच गया? 6,000। तो इक्विपमेंट का डेप्रीसिएशन इसका मतलब कितना हो गया? 6,000 का। डाल दो 6,000। अच्छा, इसके अलावा आपको बिल्डिंग भी दे रखी है, तो बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन कितनी आएगी? बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन क्या मैं यहीं पे निकाल लूं? तो आप नोटिस करना अपने बैलेंसेस में, ओपनिंग बैलेंस था 50,000 का, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 48,000 का, और इसके अलावा कोई सेल परचेज वगैरह की तो कोई और इंफॉर्मेशन है नहीं बिल्डिंग की। तो इसका मतलब जो ये गिरावट हो गई 50,000 से 48,000 की, ये गिरावट किसकी वजह से हुई होगी? ये गिरावट हुई होगी डेप्रिसिएशन की वजह से। तो इसकी तो आप डेप्रिसिएशन डायरेक्टली यहां पे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मन करे, इच्छा करे तो बिल्डिंग का भी अकाउंट बना के देख लेना सेम वे में, लेकिन उसकी आवश्यकता है नहीं। ये तो आप शॉर्टकट्स और स्मार्ट तरीके से डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये ऐसे ही निकल जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गई मेरी कितने रुपए की? 8,000 की। ठीक है जी, ये भी डन हो गया। अच्छा, और क्या बचा? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो इक्विपमेंट परचेज तक पढ़ लिया था मैंने। अब देखो, आपको दो चीजें दे रखी है, चैरिटी शो एक्सपेंसेस और चैरिटी शो की कलेक्शन। तो अब तरीका क्या होता है इसको दिखाने का? अगर आप पढ़ के ही आपको समझ आ रहा होगा कि जो चैरिटी शो का खर्चा है और कलेक्शन है, ये रिलेटेड टू सेम एक्टिविटी है। तो जब भी सेम एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ रिसिप्ट्स और पेमेंट्स या इनकम और एक्सपेंस दिखाया जाता है या अवेलेबल होता है, तो हम अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं? एक नेट फिगर निकाल लेते हैं और नेट फिगर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देते हैं। सही तरीका ये होता है। जैसे कि अगर कलेक्शन देखोगे तो कलेक्शन है 12,500 का और खर्चा है 1,500 का। तो आपको फील हो रहा होगा कि अच्छा, नेट में कहीं ना कहीं फायदा कितने रुपए का हुआ? कलेक्शन 12,500 का हुआ है, उसमें से खर्चा 1,500 का हुआ है, तो नेट में कहीं ना कहीं 11,000 का फायदा हुआ है। 11,000 का फायदा हुआ है। तो इस फायदे को डायरेक्टली जो नेट फिगर है, इसको हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देते हैं। तो इसका सही तरीका ये होता है। तो आ जाओ जी, तो फायदे की बात कर रहा हूं, इनकम फायदा जो भी बोल लो, तो वो आता है क्रेडिट साइड पे। तो बाय प्रॉफिट फ्रॉम चैरिटी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली नेट फिगर यहां पे दिखाओगे। कैसे दिखाओगे? आप बोलोगे देखो भाई, कलेक्शन तो हुई है 12,500 की, इसमें से खर्चे हुए 1,500 के, तो नेट में आपको मतलब 11,000 रुपए का कहीं ना कहीं चैरिटी से फायदा हो, जो आप डायरेक्टली यहां पे दिखा दोगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम चाहें तो 12,500 इनकम को अलग दिखा दें इनकम साइड पे और 1,500 के खर्चे को खर्चे वाली साइड दिखा दे, तो क्या कोई दिक्कत है? तो देखो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं है। आपका आंसर तब भी सही आएगा, आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, और मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। लेकिन अब अगेन वो आपकी भाग्य के ऊपर है कि जो आपका एग्जामिनर है, जो पेपर चेक कर रहा है, वो कितना ओपन माइंडेड है, क्योंकि इसके सजेस्टेड आंसर पे तो उसने नेट फिगर ले रखी होगी। तो जो एग्जामिनर अगर ओपन माइंडेड होगा, थोड़ा सा स्मार्ट होगा, तो वो तो कोई भी नंबर नहीं काटेगा अगर आप इसको अलग अलग से दिखाओ। तो मेरे पास भी अगर पेपर आएगा सपोज और बच्चे ने अलग अलग दिखा रखा होगा, तो मैं तो नंबर नहीं काटूंगा, बट वो आपके भाग्य के ऊपर है। तो आप क्यों वो रिस्क लो? इसलिए बेटर ये है कि आप आईसीआई को ही फॉलो करो, जो उसको अपने सजेस्टेड आंसर में फॉलो करता है, और नेट फिगर को ही दिखाओ अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है जी, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देख लेना, मेरे ख्याल से हमने सारी चीजें डाल दी, अब कुछ भी नहीं बचा। और तो अब आप निकाल सकते हो अपना सरप्लस या डेफिसिट। तो एक बार ऊपर से देख के समझ आ रहा है कि हमारा कौन सी साइड बैलेंस बचेगा? मेरे को लग रहा है क्रेडिट साइड ही बचेगा वैसे तो आ जाओ पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 51,200 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 11,
तो टोटल आ रहा है 86,200। ठीक है, तो टोटल आ गया 86,200। तो अब बैलेंस कितना बच रहा है? -29 -38 -1000 -8000। तो ये बैलेंस बच रहा है 10,200 का। 10,200 का बैलेंस बच रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सरप्लस। तो टू सरप्लस, और इसका हम करते क्या है? इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे? कैपिटल फंड पे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग बना लेते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब मैं एक स्मार्ट तरीका करता हूं। देखो, एक स्मार्ट तरीका करता हूं बैलेंस शीट बनाने का। तो आपको बैलेंस शीट बनानी है ऑन 31 दिसंबर 2020, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन इसके लिए हमने क्या बोला? हमको सबसे पहले क्या चाहिए? हमको चाहिए ओपनिंग कैपिटल फंड, जो कि हमारे पास नहीं है। इसके माने क्या? हमको साइड बाय साइड वर्किंग नोट में अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट नंबर क्या है? ये 4 है। तो मैं एक काम करता हूं, चलो इधर ही बना लेता हूं। वर्किंग नोट नंबर 4, हमें यहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ? एज ऑन 1 जनवरी 2020। तो हम साथ साथ करते एक काम करते हैं कि हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट एक साथ बना लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग दो बैलेंस शीट एक का फॉर्मेट बना लो, एक वर्किंग नोट में, एक मेन सोल्यूशन में। तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज और एसेट्स। ठीक है, इसको मैं जानबूझ के ब्लैक पेन से बना रहा हूं ताकि हमारा फटाफट काम होता रहे। तो यहां पे लाइबिलिटीज और एसेट्स, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और हमारा आंसर भी फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप सवाल में देखते हो चलोगे, आपको सारे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं और आपको उसको उठा उठा के अपनी बैलेंस शीट में डालते हुए चलना है। तो सबसे पहले आते हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू पे। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू का ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? ओपनिंग बैलेंस के बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग बैलेंस आया इधर 1500 का, और सब क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है? 2200। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो एक लाइन छोड़ के लिखना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। ये कितना है? 1200। और 2-3 लाइन छोड़ के लाइबिलिटी साइड पे क्लोजिंग बैलेंस शीट के डाल देना क्लोजिंग बैलेंस। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना दे रखा है? 700 रुपए। 700 रुपए डन हो गया। फिर है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन डाल दो। तो सबसे पहले यहीं पे डाल देता हूं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा कितना? 15,000। और ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, कितना है? 10,000। ठीक है जी। फिर अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, ये एक लाइबिलिटी है। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, कितना है? 9,000। और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन, कितना है क्लोजिंग बैलेंस? 13,000। ठीक है जी। फिर है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट आ जाओ।
तो पहले ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। एक तो इक्विपमेंट दे रखा है और एक बिल्डिंग दे रखा है। तो इक्विपमेंट कितना है, ओपनिंग बैलेंस 21 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 50। ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में अगर आपको प्रॉपर्ली दिखाना है तो प्रॉपर्ली हम कैसे दिखाएंगे, हम लिखेंगे इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट है कितनी, ओपनिंग में कितनी थी 21,000 की। इसमें हमने साल के दौरान परचेज करा या एडिशन करा कितने रुपए का, 15,000 का। और डेप्रीसिएशन चार्ज करा कितने रुपए का, ये तो हमने निकाला था, कितना था डेप्रीसिएशन इसके ऊपर, 6,000 का। और अकॉर्डिंगली आपकी क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो कितना, 36 माइनस 6, ये 30,000 जो क्वेश्चन में गिवन भी था, तो आप चाहो टाइम ना हो आपको, आपके पास इतनी पेशेंस ना हो तो आप डायरेक्टली लिख लेना, नहीं तो इस तरह से आप प्रेजेंट करके भी दिखा सकते हो। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ शोइंग दिस। ठीक है जी। चलो सिमिलरली बिल्डिंग पे आ जाओ। तो बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू थी 50,000 की और साल के दौरान इसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया कितने रुपए का, 2,000 का। तो फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 48। वही बात है, अगेन सेम वे में आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आपका मन ना करे तो। इसको मैं बढ़ा देता हूं 1 मिनट। चलिए, तो बैलेंसेस सारे डाल दिए। क्या कुछ और बचा, द आंसर इज यस, बचा। तो ध्यान से करना। एक आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन नहीं थी बट ये आपने डायरेक्टली निकाली, तो वो आपको दिखाना है। वो डायरेक्टली आपने कैसे निकाली, आपको 9,000 रुपए का इंटरेस्ट दे रखा था जिसको उसने इंटरेस्ट का रेट बता रखा था 9% का। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया था कितने रुपए का, 1 लाख। ठीक है। और क्योंकि साल के दौरान इन्वेस्टमेंट ना हमने परचेज करी और ना सेल करी, तो ये एज इट इज हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। 1 लाख। ठीक है। और भी कुछ है, द आंसर इज यस, है कैश इन हैंड। तो ये तो आपको डायरेक्टली गिवन था 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए का गिवन था ये। और क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड का आपने निकाल लिया था कहां पे, यहां पे रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में कितने रुपए का, 9,000 रुपए का। तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, कैश इन हैंड 9,000। ठीक है जी। तो हो गया, आई थिंक सब कुछ हमने डाल दिया। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज कर लो, तो एसेट साइड का टोटल करना। तो एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 11,500, 21, 50, 1, 8,000। तो एसेट साइड का टोटल आ रहा है 1,90,500। तो ये मैं ओपनिंग बैलेंस शीट को पहले क्लोज कर रहा हूं। ठीक है। तो अब यहां पे एक बैलेंसिंग फिगर बचेगा इधर। तो यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा उसको हम बोल देंगे कैपिटल फंड। तो ये कुछ नहीं है, ये कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है। तो ये कितना बच रहा है, -10,200। तो ये कितना बच रहा है, 1,80,300, 1,80,300। ठीक है। तो ये निकाल लिया आप लोगों ने। उसके बाद अब आप अपनी फाइनल बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाओ। तो सबसे पहले कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस यहां पर डाल देंगे 1,80,300 और इसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग, सरप्लस को। तो कितना सरप्लस था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमने निकाला था, 10,200। तो इसकी क्लोजिंग बैलेंस की मतलब क्लोजिंग कैपिटल फंड कितना आ गया आपका, 1,90,500 मेरे ख्याल से, 1,90,500। ठीक है जी। चलो, तो और कुछ बचा नहीं, तो अब आप इसको भी क्लोज कर लो, बैलेंस शीट को, क्लोजिंग बैलेंस शीट को। तो सबसे पहले आप लाइबिलिटी का टोटल कर लो। तो कितना आ रहा है,
ये आ रहा है 2,04,200। एक बार एसेट साइड भी टैली कर लेते हैं। 2200 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 48 प्लस 1 लाख प्लस 9,000। तो यस, एसेट साइड का टोटल भी आ गया। तो बस इस तरह से आपको ये सवाल करना था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, काफी अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो गए होंगे, क्लैरिटी चीजों की मिल गई होगी और आपने मेरे साथ साथ इसको सॉल्व भी किया होगा। ठीक है जी, चलिए अब आपको करना है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, तो अच्छा इलस्ट्रेशन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, आईसीआई ने इसको सॉल्व तो किया हुआ है लेकिन क्लैरिटी नहीं दे रखी अपने आंसर में। तो इसको आप लोग कर लीजिए मेरे साथ साथ। तो इस इलस्ट्रेशन पे मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल में इसको डिस्कस और सॉल्व कर रखा है। तो उसका लिंक मैं आई बटन पे छोड़ रहा हूं। तो पहले आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए और अब उस वाले वीडियो पे चले जाइए और इस सवाल को भी मेरे साथ साथ कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लिया होगा और आपको वो समझ आ गया होगा। तो अब इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 9, ये आपको अपने आप करना है और बचे हुए जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।